मेटल कॉइनेज सिस्टम। तो 600 BC ऑनवर्ड्स जो भी वहाँ पे किंग थे, जो भी राजा महाराजा, जो सेलर है, जो सामान उसके पास है, सेम वही बायर को भी चाहिए। दिस इज डबल कोइंसिडेंस, दिस इज इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ मनी। पता है कि बैंक भरा हुआ है लेकिन टच नहीं कर सकते। Hello everyone, welcome back to your own study platform Concept Corridor and I'm your mentor Yogita Dhami. So आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 फॉर क्लास 7 सोशल साइंस, दैट इज फ्रॉम बार्टर टू मनी। और ये चैप्टर है आपका थीम ई का इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस का पहला चैप्टर। बेटा आपके एसएसटी सिलेबस के ये सारे चैप्टर जितने भी ग्रीन से हाईलाइटेड हैं ये सारे कवर हो चुके हैं। इन केस यू नीड एनी वन ऑफ देम, लिंक ऑफ एसएसटी प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जब जरूरत हो वहां से देख सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ ऑल दीस चैप्टर्स, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। आई कीप ऑन शेयरिंग दीस पीपीटीज ऑन रेगुलर बेसिस एंड यू कैन एक्सेस देम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं चैप्टर पे। क्या पढ़ना है यहाँ पर? बेटा यहाँ पर हम पहले इस वर्ड को समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर, एंड देन हाउ फ्रॉम बार्टर वी केम टू मनी, वो मनी जो आज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बेटा चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, छोटा भी है, तो जल्दी से इसको वन शॉट में फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द थॉट गिवन बाय जॉन मेनार्ड केनीज। 20th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया मनी के बारे में? द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी फ्लोज फ्रॉम इट्स बीइंग अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। भाई ये बता रहे हैं कि जो मनी है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और ऑफ कोर्स बेटा है भी। आज हम मनी कैसे यूज कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर, isn't it? ये कोई नई बात नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। प्रेजेंट में स्पेंड करेंगे तो फ्यूचर थोड़ा रिस्की हो जाएगा, प्रेजेंट में अगर थोड़ा सेव करेंगे तो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं आगे। द बिग क्वेश्चंस, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। स्टार्टिंग में, हाउ डिड एक्सचेंज टेक प्लेस बिफोर मनी। जो मनी आज हम देख रहे हैं ये आज से बहुत सालों पहले, बिफोर लाइक BCE में ये मनी नहीं था। तो उस टाइम पे लोग आपस में एक्सचेंज कैसे करते होंगे, कैसे कोई भी चीज बाय या सेल करते होंगे, राइट। नेक्स्ट, व्हाई डिड मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। बाद में मनी एग्जिस्टेंस में आया क्यों, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट, हाउ हैज मनी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स ओवर द टाइम। जो पैसे, जो मनी का फॉर्म आज हम देख रहे हैं बेटा, ये आज से 100-200 साल पहले बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। ट्रांजिशन हुआ है ना, कैसे हुआ है वो भी हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब एग्जैक्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बार बार रिपीट होंगे और बहुत कॉमन टर्म्स, आप डेली लाइफ में बहुत सुनते भी हो, लेकिन जब उनकी डेफिनेशन पूछी जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा इसका डेफिनेशन क्या होगा, है ना। तो इसीलिए उन टर्म्स को पहले ही यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म, मनी। क्या है? पैसा, ऐसी चीज जो सबको चाहिए, है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो। लेकिन बेटा यहाँ इकोनॉमिक्स में इसका क्या डेफिनेशन होगा। सो मनी क्या है? द कॉमन टूल दैट एवरीबडी एक्सेप्ट्स। भाई एक ऐसी चीज जो हर कोई लेगा, कोई मना नहीं करेगा, नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला, है ना। सो एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट मनी, राइट, दिस टूल, and uses in order to make or receive payments in exchange for the goods and the services. और इसका exchange क्यों होता है? Because some people needs good, some want services. So goods और services के exchange में ये जो money है, ये tool है, इसको हम exchange करते हैं, ठीक है। चलो, so we use physical money as well as the online transaction. आजकल physical money as well as online transaction दोनों का ही बहुत अच्छे से use होता है, you know that, right? इसके बाद एक word यहाँ पर आया transaction. What is the meaning of transaction? वैसे पता तो होगा, लेकिन डेफिनेशन कैसे बताएंगे इसकी, how you will define it? बेटा ट्रांजेक्शन एक फैंसी वर्ड दे दिया गया है सिंपल बाइंग और सेलिंग को। यस, अगर दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है, ये मीन्स बाइंग और सेलिंग हो रही है, उसको ट्रांजेक्शन बोला जाता है। अगर बैंक के रेसिप्ट में देखा जाए तो अगर आप कुछ मनी डिपॉजिट कर रहे हो या कुछ विदड्रॉ कर रहे हो तो उसको भी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन, अ पीस ऑफ बिजनेस। क्या है ट्रांजेक्शन? अ पीस ऑफ बिजनेस दैट इज डन बिटवीन टू पीपल और टू पार्टीज, यू कैन से, स्पेशली एज एन एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग, ठीक है। सो अगर हम मार्केट की बात करें तो जहां पे बाइंग और सेलिंग हो रही है इसका मतलब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये बाइंग और सेलिंग हम इतनी बार बोल रहे हैं तो भाई किस चीज की बाइंग हो रही है? ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट होंगे, है ना, प्रोडक्ट्स को जो हम बाय सेल कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को बोला जाता है यहाँ पर टर्म कमोडिटीज। तो अभी से आगे कमोडिटीज हम वर्ड बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, हम यहाँ पर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स की।
प्रोडक्ट्स, गुड्स दैट कैन बी ट्रेडेड, जिनसे बिजनेस करा जा सके, या फिर उनको खरीदा जा सके, या फिर उनको सेल किया जा सके, सो उनको हम बोलेंगे कमोडिटीज। क्लियर? समझ में आ गए टर्म्स? चलो अब चलते हैं चैप्टर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड बार्टर। क्या है ये बार्टर सिस्टम? बेटा बार्टर सिस्टम का मतलब एक्सचेंज हो रहा है लेकिन विदाउट मनी। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द टू पार्टीज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो आप लोग भाई बहन हो, सिबलिंग्स हैं आपके घर में, है ना, कजन्स हैं, और आपको एक दूसरे का सीक्रेट पता है, राइट? तो आप लोग क्या करते हो, उसमें धमकी देते हो ना, मेरा ये वाला काम कर, मैं तेरा सीक्रेट छुपा के रखूंगा, है ना। चलो सीक्रेट छोड़ दो, मान लो बहुत सारा होमवर्क है, तो आप बोलोगे दूसरे को, तू मेरा होमवर्क कर देना, आई विल गिव यू चॉकलेट पीस। यस, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट इन्वॉल्विंग मनी देयर, यू आर जस्ट एक्सचेंजिंग द सर्विसेज और द प्रोडक्ट। यस, सो देखो यहाँ पर डेफिनेशन, बार्टर सिस्टम में होगा क्या, अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका और आपके क्लासमेट का। सो मान लो यू नीड अ पेंसिल, आप भूल गए पेंसिल ले जाना स्कूल, और आपके पास गलती से एक एक्स्ट्रा इरेजर आ गया, राइट? और आपने देखा कि आपके आसपास आपके क्लासमेट है कोई जिसके पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल है, तो आप उसके पास गए, आपने बोला भाई तू मेरा इरेजर रख ले और मुझे एक नई पेंसिल दे दे, और मान गया वो भी। सो ये क्या हुआ, यहाँ पर बार्टर सिस्टम हो गया, आपने बार्टर के थ्रू के सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज कर लिया। क्लियर? सिंपल। चलो अब बेटा ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है आज के टाइम पर, लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम था ये पहले यूज होता था, राइट? तो पहले के टाइम पे लोग एक्सचेंज करते क्या थे, क्या था उनके पास? पीपल यूज टू एक्सचेंज कमोडिटीज। अब देखो कमोडिटीज वर्ड आ गया, यू नो द मीनिंग, राइट? सो प्रोडक्ट्स, सो कमोडिटीज सच एज काउरी शेल्स। अब ये काउरी शेल किस चीज का नाम है? ये इस टाइप के शेल्स, सी शेल, देखें इनको काउरी शेल बोलते हैं, ठीक है? सो ये बहुत एक्सचेंज होते थे। सो काउरी शेल्स, सॉल्ट, टी, टोबैको, क्लॉथ, केटल्स में काउ, हॉर्स, शीप, गोट्स, उसके अलावा सीड्स ले लो, ग्रेन्स ले लो, इन सब चीजों का एक्सचेंज होता था पहले के टाइम पे, ठीक है? सो इनसे होता था बार्टर सिस्टम। क्लियर? अब इनके अलावा भी कुछ यूनिक चीजें देखी गई हैं हियर, अनयूजुअल एंशिएंट करेंसीज। बेटा इसमें सबसे पहले आता है राई स्टोन। कहां पर मिलता था ये? याप आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पैसिफिक ओशियन के पास। ये जो इतना बड़ा ह्यूज स्टोन दिख रहा है ना आपको, ये है राई स्टोन, राइट? अब इनका एक्सचेंज होता था फॉर बार्टर सिस्टम। यस, को सामान लेना है, कोई भी अगर बड़ा आइटम लेना है तो इनको एक्सचेंज में दिया जाता था। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम स्टोन से क्या करते होंगे वो लोग, वो भी इतना बड़ा लेके कैसे जाते होंगे घर तक? बेटा यूनिक चीज ये है कि इन स्टोन्स को मूव ज्यादा नहीं करा जाता था, राइट? बस इनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती थी पर्सन टू पर्सन। जो इसका ओनर है, मान लो उसको एक लैंड चाहिए, तो जिससे लैंड खरीदी, लैंड उसकी हो गई और उसने ये स्टोन उस पर्सन के नाम कर दिया जिससे उसने लैंड खरीदी, ठीक है? सो इसका ओनरशिप ट्रांसफर होता था, राइट? सो दिस इज द राई स्टोन। चलो, so here the giant disk of rock used as money, too large to move, so ownership simply passed from person to person. Clear? Next, here this is Aztec copper tezzado. Aztec copper tezzado क्या है ये? बेटा यहाँ पे जो ये टेजाडो है इसका मतलब होता है नाइफ। यस, क्या हाँ मिलती थी ये सेंट्रल मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, वहां पर यूज होती थी। काइंड ऑफ चॉपिंग नाइफ शेप्ड कॉपर पीस यूज्ड एज अ करेंसी फॉर ट्रेड। अगेन ये भी ट्रेडिंग के लिए यूज होता था, ठीक है? एक्सचेंज होता था इसका मतलब। नेक्स्ट आ जाते हैं टेवू, सोलोमन आइलैंड, वहां पर यूज होता था। किससे बना है ये? बेटा दिस इज रेड फेदर कॉइल मेड फ्रॉम द बर्ड फेदर्स यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ मनी। बहुत ही डेलिकेट ये फेदर्स होते थे, बहुत टाइम लगता था इस पूरे थ्रेड को बनाने में, और ये एक्सचेंज होता था इंस्टेड ऑफ सम गुड्स, ठीक है? सो दीज आर सम यूनिक करेंसीज जिनको देखा गया है फॉर बार्टर सिस्टम। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ व्हाई डिड मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस? भाई बार्टर सिस्टम अच्छा खासा चल रहा था ना, तो फिर ये मनी की रिक्वायरमेंट क्यों हो गई? व्हाई दिस मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस? इस पूरी चीज को हमें समझना है एक स्टोरी की हेल्प से, द फार्मर स्टोरी, बार्टर इन एक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे कई सारे टेक्निकल टर्म्स को आप सुनेंगे, उनको समझेंगे, ठीक है? सो पे अटेंशन। देखो स्टोरी शुरू होती है एक फार्मर के साथ जिसके पास एक ऑक्स है, सिर्फ एक ही ऑक्स है, और उसको अचानक से जरूरत पड़ती है इन तीन चीजों की, मेडिसिन, स्वेटर एंड शूज, राइट? अब भाई ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो एक शॉप पे मिलना बड़ा मुश्किल है ना? आपको जो मेडिसिन है वो मेडिकल शॉप पे मिलेगी, जो स्वेटर है वो क्लॉथ शॉप पे मिलेगा, और जो शूज हैं वो हो सकता है कॉबलर के पास मिले,
राइट। सो 3 डिफरेंट प्लेसेस, 3 डिफरेंट आइटम्स, लेकिन चीज उसके पास एक ही है, वो भी ऑक्स, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई वो डिवाइड कैसे करेगा, ऑक्स को तो डिवाइड कर नहीं सकता इन 3 चीजों के लिए, 3 अलग अलग लोगों के लिए, है ना। सो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, राइट। तो उसको भाई ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि ये किसी ऐसे पर्सन को ढूंढे जिसको ऑक्स चाहिए और उसके बदले उसको एक दूसरा सामान ले सके जो ये इन तीनों में डिवाइड करेगा। सो मान लो व्हीट बैग, राइट। सो ही विल फाइंड आउट समवन हु नीड्स एन ऑक्स, लेकिन इस प्रॉब्लम को बोला जाएगा डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम। वाई डबल कोइंसिडेंस? पहला कोइंसिडेंस ये कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्स ही है, 2 आइटम नहीं है, एक ही ऑक्स है जिसको ये दे सकता है, ये पहला कोइंसिडेंस। दूसरा कोइंसिडेंस, ये ऐसा पर्सन ढूंढ रहा है जिसको भी ऑक्स ही चाहिए, right? So that's why problem of double coincidence, where the seller and buyer both needs the same commodity. Clear? Next, अब क्या होगा? चलो मान लो उसको मिल गया, है ना, ऐसा कोई पर्सन मिल गया, डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम हट गई। Now he got so many wheat bags, right? अब इसका कोई फिक्स्ड क्वांटिटी है क्या? हो सकता है एक सेलर बोलेगा, मान लो कोई ऑक्स वाला बोलेगा कि भाई इसको पता पड़ रहा है कि इसको अभी इमरजेंसी है, तो बोलेगा मैं सिर्फ 10 ही व्हीट के बैग दूंगा आपको, जबकि उसका हो सकता है एक्चुअल जो वैल्यू हो वो 15 बैग्स की हो, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल कितना आपका एक्सचेंज में जाना चाहिए उसका कोई फिक्स टर्म नहीं है, राइट। उसके बाद इतने सारे जो व्हीट बैग इसको मिले, ये लेके कैसे जाएगा? सो पोर्टेबिलिटी का इशू होगा यहाँ पर। उसके बाद इनको स्टोर करके कहाँ रखेगा? अब एक ही दिन में तो 3 जगह जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं आ सकता, और हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी मिल जाए तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। सो यहाँ प्रॉब्लम कौन सी आई? यहाँ प्रॉब्लम आई पोर्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अब ये क्योंकि इसको ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सो अब ये 3 अलग अलग जगह ये बैग लेके घूमता रहेगा, कौन से? व्हीट बैग को लेके, है ना। सो अगेन पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। कैसे पता पड़ेगा कि स्वेटर के लिए 1 बैग ऑफ व्हीट बैग देना पड़ेगा कि 2 बैग, है ना। कैसे पता पड़ेगा कि शूज के लिए भी 1 बैग ही व्हीट देना पड़ेगा? क्या पता हाफ से काम हो जाए। तो कोई फिक्स स्टैंडर्ड थोड़ी है ना, जो जितना बोलेगा वो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हर जगह करनी पड़ेगी, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट आते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड है ही नहीं, यू नो, डिविजिबिलिटी का। क्लियर? तो उसके बाद ये वाला काम हो गया, इसको भाई एक्सचेंज में 3 चीजें मिल गई, ये सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। उसके बाद इतने सारे इसको व्हीट बैग मिले, थोड़े बच भी जाएंगे, है ना। तो बचने के बाद फिर क्या करेगा? सो ही नीड्स टू स्टोर द लेफ्ट ओवर व्हीट। क्लियर? अब व्हीट क्या है बेटा? व्हीट पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल वर्ड को समझ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिशेबल वर्ड? ऐसी चीज जिसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाए क्योंकि वो खराब हो जाता है, क्योंकि वो सड़ जाता है ना। तो कोई भी ऐसा कमोडिटी जो कि खराब हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको पेरिशेबल आइटम बोलते हैं, ठीक है। सो व्हीट इज अ पेरिशेबल आइटम, तो उसको भाई ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम है, उसको बहुत कितने लंबे तक चल सकता है वो, और उसको एक फिक्स टाइम पे कंज्यूम करना पड़ेगा या तो बेचना पड़ेगा। फिर उसको कैसे स्टोर करके रखेगा? हो सकता है खराब हो जाए, हो सकता है फंगस लग जाए, हो सकता है चूहे ही खा ले, है ना। सो अगेन स्टोरेज की प्रॉब्लम, राइट। सो ये है बैटर इन एक्शन। अब देख लो कितनी सारी प्रॉब्लम आई यहाँ पर, अगर काउंट किया जाए। सो देयर आर 5 मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। उनको देखते हैं यहाँ पर, देखो। सो लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। द फर्स्ट लिमिटेशन दैट वी सॉ इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जहां पर जो सेलर है, जो सामान उसके पास है, सेम वही बायर को भी चाहिए। दिस इज डबल कोइंसिडेंस, ठीक है। सो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है ना। सो इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन वेयर among 2 people one have something and the other also want that। जो चीज किसी एक के पास है वही दूसरे को भी चाहिए, और उसका फिर वो एक्सचेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर? सो दिस इज डबल कोइंसिडेंस प्रॉब्लम। क्या है ये? इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया भाई? नो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। मैंने क्या बताया भाई? शूज के लिए वो 1 बैग देगा कि आधा व्हीट का बैग देगा, है ना। ऑक्स के बदले उसको 10 बैग ऑफ व्हीट मिलने चाहिए कि 15 बैग ऑफ व्हीट मिलने चाहिए? कोई फिक्स स्टैंडर्ड है ही नहीं, राइट। सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। नो एग्रीड अपॉन वे टू कंपेयर द वर्थ ऑफ 2 डिफरेंट गुड्स। ऑक्स की वर्थ कितनी है, शूज की वर्थ कितनी है, 2 व्हीट बैग की है कि 1 व्हीट बैग की है, राइट। सो जहां पे वर्थ कोई फिक्स ही ना हो, हाउ मेनी बैग्स ऑफ व्हीट इक्वल टू 1 पेयर ऑफ शूज? दिस इज द क्वेश्चन, राइट।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या मिली हमको, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। भाई डिवाइड कैसे करें, अब ऑक्स को देखो वो डिवाइड नहीं कर सकता 3 अलग अलग लोगों के लिए, है ना। फिर उसने वीट लिया, फिर वीट को वो कैसे डिवाइड करेगा, इजंट इट। सो ऑल द गुड्स कैन नॉट ऑलवेज बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पोर्शन, जैसे कि हमने ऑक्स केस में देख ही लिया, राइट। सो यू कैन नॉट एक्सचेंज ओनली अ पार्ट ऑफ एन ऑक्स फॉर स्वेटर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एक पार्ट देंगे ऑक्स का और तुम स्वेटर हमें दे दो, नॉट पॉसिबल, यस। चलो नेक्स्ट आ गया भाई प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी। ये इजी है, अगर बहुत हैवी या लार्ज कुछ गुड होंगे या कम्युनिटी होंगी तो उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अलग अलग जगह जाके लेके जाना, राइट। सो हैवी और लार्ज गुड्स आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट फॉर एक्सचेंज, लाइक यू कैन नॉट कैरी एन ऑक्स एवरीवेयर यू गो। हर जगह तो आप 2-2 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जा रहे हो तो ऑक्स थोड़ी लेके घूमते रहोगे, है ना। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना, लेके जाना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा व्हीट बैग भी हल्के तो नहीं होते, उनका भी ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी, कितना लंबा आपका वो आइटम आपके पास रह सकता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी। पेरिशेबल आइटम, समथिंग दैट कैन डिके, डिटोरिएट्स और लूजेस इट्स वैल्यू या क्वालिटी। सो अगर पेरिशेबल गुड्स होंगे तो दे लूज द वैल्यू क्विकली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, खराब हो जाते हैं वो, है ना। जैसे व्हीट कैन रॉट और कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। सो 5 प्रॉब्लम्स वी गॉट टू नो, डबल कॉन्सिडेंस, नो स्टैंडर्ड, डिविजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। बेटा स्टोरी को ध्यान में रखना, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको स्टोरी याद रहेगी ना तो आपको सब चीजें अपने आप सीक्वेंस में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। नाउ फ्रॉम बार्टर टू मनी। अब भाई पता पड़ गया कि बार्टर सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम है ना। एंड वी नो दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। भाई जहां जरूरत हो वहां पे इन्वेंशन हो ही जाते हैं, है ना। अब यहाँ पता पड़ गया कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो उससे ओवरकम भी करेंगे, राइट। सो एज बार्टर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड ट्रेड डिस्टेंस ग्रू लॉन्गर, people needed some common medium of exchange and so money came into existence। अब ये तो हमने एक लाइन में खत्म कर दिया, इसको हमें डिटेल में समझना है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर, देखो बेटा सबसे पहले मोर गुड मोर प्रॉब्लम्स। जितनी ज्यादा चीजें, जितनी ज्यादा कमोडिटीज आती गई मार्केट में, उतना ज्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, है ना। तो एक्सचेंज के लिए फिर क्या देंगे, राइट। So we need, as the people started trading more and more different things, barter became too complicated। क्या exchange करेंगे, कितनी value वाला होगा वो, कितना उसको divide करना चाहिए, so lots of problem, you know that, right। Next, trade went far and wide। भाई अपने ही कंट्री में ट्रेड थोड़ी था, फॉरेन कंट्री के साथ भी होने लग गया। तो फॉरेन कंट्री में कमोडिटीज को, बड़ी बड़ी कमोडिटीज को लेके जाना, एक्सचेंज करना, अगेन अ प्रॉब्लम, right। So people began trading with others who lived far away, making face-to-face barter is very difficult there, right। Next, something common was needed। एक कॉमन चीज जो कि सबको चाहिए, जहां पर कोई कोइंसिडेंस की जरूरत ना पड़े, डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन ही ना आए, ऐसी चीज जो सबको ही चाहिए, राइट। सो वी नीडेड समथिंग कॉमन विच वाज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन। So everyone agreed that single common item was needed that everyone would accept in exchange। Clear? So common की requirement थी। Next, so money was born here। This common medium of exchange came to be known as money। So money क्या है? Money एक tool है जो कि सबको उसकी जरूरत होती है। So it is a common medium of exchange। Clear? Next, so everyone started using this money। As more and more people used money to buy and sell goods, services, it became accepted anyway by doing the business everywhere। भाई जैसे से लोगों को पता पड़ा कि मनी ऐसी चीज है जो हर कोई यूज कर रहा है, हर कोई जो बेचने के लिए या खरीदने के लिए जहां पर भी एक्सचेंज हो रहा है, तो मनी हर जगह एक्सेप्ट हो जाता है। तो जैसे से लोगों को बात पता पड़ी, वैसे वैसे मनी ज्यादा यूज में आने लग गया। Clear? So that's why we landed up to money from barter system। Clear? चलो आगे चलते हैं। Now the basic function of money। बेटा मनी काम कैसे करता है, जैसे बार्टर सिस्टम हमने देख लिया काम कैसे होता है, राइट। मनी में क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फंक्शन है मनी का, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। आपको कोई भी चीज चाहिए, आप एक्सचेंज में मनी दो, सब खुश, राइट। आपको सामान मिल जाएगा, सामने वाले को पैसे मिल जाएंगे। सो इट इज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज यूज्ड टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो पता ही आपको, है ना। एग्जाम्पल लाइक पेरेंट्स पे मनी टू शॉपकीपर फॉर द प्रोडक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इट स्टोर्स द वैल्यू।
अब मान लो शॉपकीपर से आपके पेरेंट्स ने बुक खरीद ली, आपको तो बुक मिल गई, लेकिन शॉपकीपर को क्या मिला? मनी। अब क्या मनी पेरिशेबल आइटम है? ऐसा तो नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही इसको खत्म करना है। नो, इट कैन बी स्टोर्ड, इट इज ऑलवेज अ वैल्यू। जितना आप उसको स्टोर करके रखोगे उतनी ज्यादा वैल्यू उसकी, राइट? सो मनी कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड लेटर अनलाइक द पेरिशेबल गुड्स। क्लियर? यहाँ पे देखो, फार्मर कैन कीप मनी नॉट वेट फॉर फ्यूचर परचेज। आज से 10 साल बाद अगर जो फार्मर है उसको कोई सामान खरीदना है तो उस टाइम पे काम क्या आएगा? बचाया हुआ पैसा, बचाए हुए वीट काम नहीं आएंगे। 10 साल के बाद तो वीट खराब हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये समझ लो अच्छे से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर्ड पेमेंट? बेटा डिफर्ड पेमेंट मतलब जहां डिफरेंस आ रहा है पेमेंट में, राइट? नाउ इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब क्योंकि कैलकुलेशन एक फिक्स्ड है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, राइट? तो कहीं पर भी अगर डिफरेंस आ रहा है पेमेंट में तो उसको सेटल किया जा सकता है। क्या मतलब है इसका? मान लो आपके पास अभी 500 रुपीज है ना, और आपको अभी एक टॉय खरीदना है जो कि 900 का है, ठीक है? अब शॉपकीपर के पास आप गए तो आपने बोला मेरे पास तो 500 है, तो 400, अब पता है कि बचा क्या है? रिमेनिंग 400। तो उसके लिए क्या करा जा सकता है कि शॉपकीपर को बोलोगे कि आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपको शाम तक पेरेंट्स से गूगल पे या फिर जो भी स्कैन के थ्रू करवा देंगे, है ना? या फिर आप ये बोल सकते हो कि आई विल कम लेटर ऑन आफ्टर अ वीक एंड आई विल गिव द रेस्ट 400, राइट? सो यू कैन सेटल द डिफर्ड पेमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? देखो, मनी इज एक्सेप्टेड फॉर फ्यूचर और लेटर पेमेंट ऑल्सो। क्रेडिट है ना, बोलते हैं ना लोन दिया है, तो वो इसी से भी तो काम करता है, ठीक है? एग्जाम्पल, यू हैव 50 रुपीज, बुक कॉस्ट इज 100 रुपीज, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा? ठीक है, आप 50 रुपये बाद में दे देना, ठीक है? नेक्स्ट, कॉमन डिनोमिनेशन मेजर ऑफ वैल्यू। ये क्या होता है? इसको हम वैसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़नी है हमें डिनोमिनेशन की। बेटा डिनोमिनेशन मतलब क्या होता है? कुछ फिक्स्ड नंबर्स हैं जो कि मनी में यूज होते हैं, जैसे कि 5 रुपीज नोट है, 8 रुपीज का डिनोमिनेशन नहीं होता है ना, 8 रुपीज का नोट नहीं होता, 5 का है, 10 का है, 20 का है, राइट? 50 का है, 100 का है। सो कुछ फिक्स्ड कॉमन डिनोमिनेशन है जो कि हर जगह पता है। सो मनी गिव्स अ कॉमन स्टैंडर्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुड। भाई आपको पता है कि 50 रुपीज की वर्थ क्या है, तो 50 रुपीज में क्या क्या आ सकता है, तो आपको शॉपकीपर होगा बता देगा 50 रुपए में इतनी चीजें आएंगी, राइट? सो क्योंकि पता है कि उसका कितनी वैल्यू है, 50 रुपीज की कितनी वैल्यू है, राइट? सो एवरीथिंग प्राइस्ड इन रुपीज, इजी टू कंपेयर द कॉस्ट, ठीक है? सो यहाँ पे एक पिक्चर में आपको दिया भी हुआ है, देखो क्या बताया हुआ है। ये एक शॉपकीपर वेजिटेबल वेंडर है ना? यहां से इस पर्सन ने कुछ सब्जी खरीदी, इनको मनी मिल गया, ये मनी लेके गए दूसरे पर्सन के पास, यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हुआ, ये पर्सन को पैसे मिले, इन्होंने बुक खरीदी अपने बच्चे के लिए। सो क्या हो रहा है? मनी ट्रांसफर होते जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ मनी इन इंडिया, अ ब्रॉड टाइम लाइन। बेटा ये हिस्टोरिकल टाइमलाइन है ना? सो यहाँ पर बार्टर सिस्टम कब यूज हुआ था? अराउंड 6000 BCE से। इसके बाद धीरे धीरे मनी कैसे पिक्चर में आया और कैसे इवॉल्व हुआ, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, ठीक है? देखो, स्टार्टिंग करते हैं 6000 BCE से। यहाँ पर क्या देखा हमने? यहाँ पर था बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? इसके बाद एक दूसरा लैंडमार्क था 1000 BC। यहाँ पर क्या हुआ बेटा? यहाँ से काउरी शेल पिक्चर में आ गए। सो पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम एज अ कमोडिटी मनी, राइट? काउरी शेल की पिक्चर मैंने पहले भी दिखा दी है, राइट? नेक्स्ट 600 BC में क्या हुआ? यहां से शुरू हो गया मेटल कॉइनेज सिस्टम। सो 600 BC ऑनवर्ड्स जो भी वहां पे किंग थे, जो भी राजा महाराजा थे, तो उन लोगों ने अपने अपने गोल्ड कॉइन या फिर सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन को इशू करना स्टार्ट किया, ठीक है? थोड़ा और आगे आ जाओ तो यहाँ पर 1861 में क्या देखा गया? पहला ऑफिशियल पेपर मनी, right? So here we saw the official paper money. The currency notes were introduced here in 1861. याद करने हैं, है ना? ये तो बहुत इजी है, 6000, 1000 and 600। यहाँ पे देख लो 1861, यहाँ पर क्या था? फर्स्ट पेपर मनी। इसके बाद 1980 में आपका डिजिटल कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये इन सब का यूज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है? और 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब से स्टार्ट हो गया यूपीआई, और आजकल भी हम उसको यूज कर रहे हैं, यूपीआई, क्यूआर कोड, है ना? सो नाउ वी आर यूजिंग द डिजिटल मनी, ठीक है? चलो, सो बार्टर सिस्टम हमने कवर कर लिया है। अब हमें समझना है यहाँ पर ये वाला मेटल कॉइनेज,
ठीक है, चलो कॉइनेज द मेटेलिक मनी। सो सबसे पहले क्या आया, मेटेलिक मनी आया, समथिंग लाइक दिस। अब ये आजकल के कॉइन्स हैं, पहले के कॉइन्स ऑब्वियसली ऐसे नहीं होते थे, समझते डिटेल में, उनकी पिक्चर भी देखेंगे, ठीक है। देखो सो कॉइन्स आए कैसे भाई पिक्चर में, रूलर जो उस टाइम के थे दे स्टार्टेड इशूइंग देयर ओन कॉइन्स, राइट। सो इन एंशिएंट टाइम्स एवरी किंगडम हैड इट्स ओन कॉइन्स कंट्रोल्ड एंड मिंटेड एंटायरली बाय द रूलर। जो रूलर होता था उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती थी, वही उनको कंट्रोल करता था कि भाई कितने कॉइन डेवलप होंगे, कैसे होंगे, और वही उनको उनकी मिंटिंग भी करवाता था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिंटिंग, प्रोड्यूसिंग, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द कॉइन्स, दिस इज कॉल्ड मिंटिंग। और जहां जिस जगह पर ये कॉइन प्रोड्यूस होते हैं, दैट फैसिलिटी दैट इज कॉल्ड मिंट, ठीक है। वो जगह को क्या बोलेंगे, मिंट बोलेंगे। अ मिंट इज द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट प्रोड्यूसेस द नेशंस कॉइन, राइट। नाउ आगे जाके धीरे धीरे क्या देखा गया, जितना पावरफुल किंग उतने उसके जो कॉइन की वैल्यू, सो उसके कॉइन सिर्फ उसके किंगडम में नहीं दूसरे किंगडम में भी एक्सेप्ट हो जाते थे, राइट। सो क्या देखा गया, पावरफुल कॉइन्स क्रॉस्ड द बॉर्डर्स। सो सिर्फ अपने ही किंगडम में उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, बाहर के किंगडम्स में, बाहर देशों में भी होना शुरू हो गया, राइट। उससे क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा, गॉट इट। सो coins of strong and powerful ruler were accepted beyond their own kingdom, helping the trade to grow, got it। now अब बेटा ये बनते किससे थे, these were made up of precious metals, copper, silver, gold, तो उनकी वैल्यू भी होती थी, है ना, हर कोई लेना भी चाहता था। so these were made up of gold, silver, copper and other alloys that were called crushed panas or panas। ये पानास वाले वर्ड अभी भी यूज होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, देखेंगे। अब एक एलॉय, ये एलॉय वर्ड का मतलब क्या है, साइंटिफिक वर्ड है। ये क्या होता है यहाँ पर, जहां पर दो या दो से ज्यादा मेटल मिक्स कर दिए जाते हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी, राइट। सो मेटल क्या है, एलॉय, अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स टू मेक द कॉइन स्ट्रॉन्गर, टू मेक द सब्सटेंस स्ट्रॉन्गर बेसिकली, ठीक है। चलो नाउ बेटा एवरी कॉइन वाज हैविंग सम पिक्चर्स ऑन इट, है ना, कुछ उसमें कुछ तो पिक्चर होती थी, कुछ लिखा होता था। सो जो उसमें सिंबल्स बने होते थे, जो पंच सिंबल होते थे, उनको बोला जाता था रूपाज। क्या बोलते थे, रूपाज, ठीक है। सो रूपाज क्या है, द कॉइन हैड सिंबल्स पंच्ड ऑन देम व्हिच वर कॉल्ड रूपाज एट दैट टाइम, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये रूपाज एक ही साइड नहीं होते थे, दोनों ही साइड होते थे। सो टू साइड मेनी स्टोरीज। अब भाई किसी में जो है एक सन बना हुआ है, किसी में एक वराह बना हुआ है जो कि विष्णु का अवतार होता है, किसी में कुछ बना हुआ है, तो उनका अपना अपना एक मीनिंग होता था, राइट। सो जितने सिंबल उतने स्टोरीज। द हेड जिसको क्या बोला जाता है, ओवर्स, एंड टेल जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ द कॉइन हैड इंग्रेविंग ऑफ एनिमल्स, ट्रीज, हिल्स, किंग्स, क्वींस एंड डाइटीज। बहुत सारी अलग अलग इंग्रेविंग हम देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर। सो एवरी किंगडम हैड इट्स ओन स्टाइल। यहाँ पे कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन, कॉइनेज फ्रॉम चालुक्याज ऑफ कल्याणा। क्या दिख रहा है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये जो पंच मार्क है ये है वराह, जो कि विष्णु का अवतार थे, राइट। तो वराह का यहाँ पे पंच मार्क है। ये परसोल है, द रॉयल अम्ब्रेला। इसके आगे दूसरा देखो कॉइन्स, ये सिल्वर कॉइन फ्रॉम शोइंग द टाइगर एम्बलम ऑफ चोलास। सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल, राइट। दैट्स व्हाई एवरी किंगडम हैड इट्स ओन स्टाइल, क्लियर। फर्दर, coin boosted sea trades. The use of coinage helped India to grow its maritime trade with the rest of the world. बेटा जो कॉइन्स थे वो गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल के बने हुए थे, है ना, और दीज प्रीशियस मेटल्स आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो जैसे ही ये कॉइन्स पिक्चर में आए तो ट्रेड बढ़ने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट, कॉइन एज अ प्रूफ ऑफ ट्रेड। ये कॉइन्स जो है वो प्रूफ ऑफ ट्रेड भी हैं। कैसे, क्या प्रूफ है भाई, कुछ कॉइन्स मिले हैं इन द पार्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ये वाले, which definitely seems that they are not from India. पिक्चर से देख के पता पड़ रहा है ना। So these are the Roman gold coins excavated in the Pudukkottai, India. अब ये रोमन गोल्ड कॉइन है, वो इंडिया कैसे आए होंगे भाई, कोई तो लेके आया होगा ना ट्रेड करने के लिए। So what is this? This is the proof of the trade. Clear? Further, this trade favored India. जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बता रखा है अपनी फाइंडिंग से कि इंडिया में जो ये कॉइन्स थे उनके वजह से काफी अच्छा ट्रेड हुआ, और ट्रेड से ये भी पता पड़ता है कि इंडिया ने बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट किया, ज्यादा एक्सपोर्ट किया रादर देन इंपोर्ट, ठीक है। फर्दर, नाउ दीज कॉइन्स पेव्ड द वे फॉर इवन न्यूअर फॉर्म ऑफ द मनी। तो यहां से एग्जैक्टली मनी की स्टार्टिंग होती है विद द कॉइनेज। क्लियर? चलो आगे। नाउ डोंट मिस इट आउट
बेटा मैंने आपको बताया था वर्ड पाना जो कि पहले के कॉइन्स के लिए यूज होता था वो आज भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, राइट? हैव अ लुक हियर. It is not interesting that variation of the word pana continue to be used in Tamil, Telugu, Malayalam as panam and in Kannada as hana for money. देखो पाना हाना राइमिंग चल रहा है ना, और पानम भी उससे मिलता जुलता ही है. क्लियर? सो ये जो पाना वर्ड है वो आजकल के टाइम पे भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ यूज हो रहा है. ठीक है. नाउ अब ये पाना क्या था? ये एलॉय वाले जो कॉइन थे वो था, राइट? सो एलॉय किससे बना था? सिल्वर एंड कॉपर से. सो उस टाइम के जो ये पाना थे वो सिल्वर एंड कॉपर के एलॉय थे, राइट? सो दे वर यूज टू मिंट द कॉइन्स. नाउ आजकल द कॉइन्स दैट वी यूज टुडे वो भी तो एलॉय है, लेकिन वो कौन सा एलॉय है? वो स्टेनलेस स्टील का वेरिएशन है, राइट? और उसमें क्या ज्यादा होता है? उसमें आयरन ज्यादा होता है, और उसके अलावा दे कंटेन अदर मटेरियल्स लाइक क्रोमियम, सिलिकॉन एंड कार्बन इन प्रिसाइज प्रोपोर्शन. ठीक है. सो आजकल के कॉइन्स जो हैं वो दूसरे टाइप के एलॉय से बने हुए हैं, सिल्वर और कॉपर के नहीं होते. हमें क्लियर? चलो नेक्स्ट वन हियर. ये देखो कुछ पुराने टाइप के कॉइन, वैसे तो मॉडर्न इंडिया के ही हैं, राइट? एंशिएंट इंडिया के नहीं है, ये 19th सेंचुरी के हैं. ठीक है. यहां पर जैसा कॉइन हम आजकल देखते हैं वो तो नहीं लग रहे, थोड़े से अलग हैं. ये थे बेटा आना. अब देखो पाना का पी हटा दो तो आना है ना, आना जाना नहीं है, आना. सो 1 आना वॉज इक्वल्स टू 1/16 ऑफ द रुपी, जो रुपी हम अभी यूज कर रहे हैं, राइट? सो अगर 1 रुपी आप ले लो, सो 1 रुपी 1 आना इज इक्वल्स टू 1/16 ऑफ रुपी, है ना? 1/16 ऑफ रुपी, तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 आना, राइट? अब बताओ कैसे डिवीजन होता होगा? 1 रुपी में 16 आना, और सिर्फ 1 आना नहीं था, यहाँ पे देखो हाफ आना, आधा आना, 1/4 आना, ये 1 आना, ये 1 पैसा. अब ये 1 पैसा आजकल का जो हम पैसा यूज करते हैं ना, मीन्स डेसिमल्स में, राइट? 50 पैसे, वो वाला पैसा नहीं है. ये वाला पैसा अलग था, इसका रिलेशन आना के साथ था. क्या था पता है? दिस वॉज 1 आना इज इक्वल्स टू 4 पैसा. सो ये अलग ही टाइप का सिस्टम चलता था वहां पर, और बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, डिवीजन कैसे होगा. तो बाद में जैसे ही डेसिमल सिस्टम आ गया, तो डेसिमल सिस्टम के बाद ये सब बंद हो चुका था. उसके बाद सीधे 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. उसके बाद तुम जैसे डिवाइड करना करो, 25 पैसा, 25 पैसा होता था, है ना? 10 पैसा भी होता था पहले. सो 10 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, राइट? सो डिवीजन आसान था. दिस वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. सो थिंक ऑफ दिस वे. ओल्ड सिस्टम में क्या था? 1 रुपी इज इक्वल्स टू 16 आना, और उसमें भी अगर 1/4 वाला आना आ जाए तो फिर वो तो 64 क्वार्टर आना हो जाएगा. बड़ा कंफ्यूजिंग सा. आजकल क्या है? 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा. सिंपल, जैसे डिवीजन करना है कर सकते हो. ठीक है. चलो मूविंग अहेड. नाउ अगेन डोंट मिस इट आउट में क्या दिया हुआ है यहाँ पर? जो लेटेस्ट कॉइन जो आजकल हम यूज करते हैं उनके डिजाइंस. सो 1, 5 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी तो बहुत कॉमन है, पहले से है. आजकल जो लेटेस्ट है बिल्कुल चमकते हुए आ रहे हैं वो कौन से हैं? 20 रुपीज वाले, है ना? और यहाँ पर जहाँ पर नंबर है फ्रंट में, उसके बैक साइड में प्रिंटिंग होती है. यहाँ पर देखो आज़ादी का महोत्सव, वो प्रिंट किया हुआ है. कहीं पर आपको लाइन कैपिटल मिल जाएगा, कहीं पर आपको वो क्रॉप्स बने हुए दिख जाते हैं, है ना? सो अलग अलग डिजाइन्स होते हैं. उसके अलावा बेटा हम जो भी हमारी करेंसी है, जो भी हम आजकल कोई भी डिनोमिनेशन यानी 2 रुपीज, 5 रुपीज ऐसे बात कर रहे हैं, तो रुपये के लिए साइन कौन सा होता है? र, और उसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? अब ये सिंबल कब अडॉप्ट हुआ था इंडिया के लिए? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 2010 में. इतना याद करना, कब अडॉप्ट हुआ था? 2010 में. इसको किसने बनाया था? उदय कुमार, हु वाज फ्रॉम IIT बॉम्बे. ठीक है. और इसमें जो सिंबल है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ देवनागरी का र एंड रोमन का आर with 2 parallel lines which represents the flag as well as is equals to sign. Clear? चलो चलते हैं आगे. Now from coin to the paper money. अब बेटा कॉइनेज हमने पढ़ लिया है ना, कॉइन्स एग्जिस्टेंस में कैसे आए, कब तक रहे, अभी भी है ही वैसे तो, लेकिन फिर पेपर की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा सोचो, कॉइन्स को कैरी करना कितना कन्वीनियंट है. आप में से कितने लोग 1000 रुपीज के लिए कॉइन्स प्रेफर करोगे, 10 के, 20 के, या फिर आप 500 के 2 नोट प्रेफर करोगे? क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली 2 500 के नोट्स, राइट? क्योंकि इतने सारे कॉइन्स को कैरी करना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना, इनकन्वीनियंट है बेसिकली, यू कैन से, राइट? सो जहां पर ट्रांजेक्शन बहुत बड़े बड़े होने लग गए,
जहाँ पे लाखों लाखों में बात हो रही है, जहाँ पे लैंड का ट्रांजेक्शन हो रहा है मान लो, यानी घर खरीदने का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में कॉइन्स कैरी करना बड़ा मुश्किल है। सो यू नीड सम अदर थिंग विच इज लाइटर, है ना, जिसको कि हम आराम से फोल्ड करके छुपा के भी ले जा सकें। ठीक है, देखो, सो as trade grew, carrying and storing large number of coin became difficult and inconvenient. So what happened? The search for something better started. है ना, जब डिफिकल्टी आई तो फिर कुछ तो रिलीफ भी चाहिए, है ना, तो इसीलिए सर्च होने लग गई कुछ बेटर की। सो पीपल नीडेड अ लाइटर इजियर ऑल्टरनेटिव टू मेटल कॉइन्स फॉर एवरीडे यूज। ठीक है, नाउ द पेपर करेंसी वाज द सॉल्यूशन। Why? Because it is lighter, it is easier to carry and thus to store also. ठीक है, नाउ ये शुरुआत किसने करी भाई? बेटा इसकी शुरुआत करी थी चाइना ने, राइट? ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है। सो चाइना लेड द वे। पेपर मनी वॉज फर्स्ट यूज इन चाइना, मेकिंग इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओके, नाउ इंडिया फॉलोड लेटर ऑन। कब भाई? पेपर करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन लेट 18th सेंचुरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। कौन से एग्जैक्टली ईयर कौन सा है? हमने टाइम लाइन में पढ़ा था, जल्दी बताओ मुझे, टाइम स्टैम्प के साथ। अगर नहीं पढ़ा है तो बुक खोलो फटाफट से, देखो, अभी ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलो बता ही देती हूँ। इट वाज 1861 CE, तब पेपर नोट इंडिया में यूज होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखो। सो ईच हैज इट्स ओन रोल। Coins are used for smaller amounts while paper currency is used for the larger denominations. दोनों ही यूज तो हो ही रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि कॉइन्स यूज नहीं हो रहे, दोनों यूज हो रहे हैं, लेकिन कॉइन्स हमेशा स्मॉलर नंबर्स के लिए यूज होते हैं, स्मॉलर डिनोमिनेशन के लिए, और जो करेंसीज है पेपर करेंसी वो बड़े डिनोमिनेशन के लिए, राइट? अभी डिनोमिनेशन क्या होता है, उसके अलावा हमने यहाँ पर करेंसी वर्ड बार बार हम बोल रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी? बेटा करेंसी क्या है? अ सिस्टम ऑफ मनी दैट इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। हमारी कंट्री में रुपी यूज होता है, कहीं डॉलर यूज होता है, राइट? सो एवरी कंट्री इज हैविंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ करेंसी और डिफरेंट सिस्टम ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स दैट आर यूज इन इंडिया आर टर्म्स एज रुपी। सो इंडिया की करेंसी क्या हो गई? रुपी हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनोमिनेशन? बेटा डिनोमिनेशन का मतलब है यूनिट्स इन विच कॉइन्स और पेपर नोट्स आर क्लासिफाइड। जैसे कि 1 रुपी का कॉइन आता है ना, 5 रुपी का कॉइन आता है, 10 रुपी का कॉइन आता है, 20 का भी कॉइन आता है, लेकिन अभी 100 का कॉइन नहीं आ रहा है, 500 का कॉइन नहीं है ना। सो डिनोमिनेशन छोटे छोटे वाले सारे कॉइन्स में मिल जाते हैं। अगर आप लार्जर की बात करो तो नोट आपको 10 का मिलता है, 20 का मिलता है, 500, 50, 100, है ना, तो आपको लार्जर डिनोमिनेशन पेपर नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो यूनिट्स इन विच कॉइन्स और पेपर नोट्स आर क्लासिफाइड। एग्जाम्पल क्या है? जैसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी के कॉइन्स आते हैं, और पेपर नोट्स 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड इवन 1000 के भी आते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ हियर पेपर करेंसी देन एंड नाउ। अब भाई इंडिया में भाई 1861 में पेपर करेंसी आ गई थी, तो कैसी थी उसको देखते हैं पहले। ठीक है, अर्ली नोट्स इन इंडिया। द फर्स्ट पेपर नोट इन इंडिया वर इशूड बाय प्रेसिडेंसी बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। बेटा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में प्रेसिडेंसीज होती थी, बंगाल वाज द प्रेसिडेंसी, बॉम्बे वाज द प्रेसिडेंसी, तो उनके पास अथॉरिटी थी कि वो पेपर नोट उनको रिलीज कर सकते हैं, राइट? सो दे इशूड द फर्स्ट पेपर नोट। कैसे थे? सिंपल प्लेन नोट्स एंड दीज वर कॉल्ड यूनिफेस नोट्स। यूनिफेस नोट्स मीन्स ऐसे वाले नोट्स जहां पर एक ही साइड से प्रिंटिंग है, सो 2 फेस नहीं है, यूनिफेस है, एक ही फेस है। क्लियर? फर्दर, वन सेंट्रल अथॉरिटी टुडे। भाई उस टाइम पे देखो अलग अलग प्रेसिडेंसीज अलग अलग जो नोट्स है उनको रिलीज कर रही थी, लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज सिर्फ एक ही सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि इन पेपर करेंसी को रिलीज कर सकती है, यानी इंडियन करेंसी को रिलीज कर सकती है, और वो कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, सो वन सेंट्रल अथॉरिटी टुडे in modern India, only Reserve Bank of India that is have the legal power to issue the currency notes. ठीक है, next, now from rulers to RBI। देखो हम कहाँ पहुंच गए? हम अभी किंग्स में बात कर रहे थे, है ना, अलग अलग किंग जो थे अपना अपना जो कॉइन को मिंट करवा रहे थे, अब हम आ गए RBI पे। yes, so just as ancient rulers controlled the coinage in their kingdom, today RBI control all the currency on the behalf of government of India। ठीक है, सो ये है पुराने नोट्स, आप मॉडर्न वाले भी देख लेते हैं। दीज आर द न्यू नोट्स, न्यू पेपर करेंसीज। यहाँ पे देखो 50 रुपीज का नोट आपको दिख रहा है, 100 का दिख रहा है, देख के पता पड़ रहा है दैट दीज आर नॉट यूनिफेस। फ्रंट और बैक दोनों में ही प्रिंटिंग होती है।
फ्रंट में आपको महात्मा गांधी दिख जाते हैं, जो नंबर्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिंटेड हैं, यहाँ पर कोई फेमस इंडिया के मॉन्यूमेंट्स कोई ना कोई यहाँ पे प्रिंटिंग होती है बैक साइड में, राइट। सो हैव अ लुक, मॉडर्न नोट्स रिच इन डिजाइन, today's currency notes carry the image of Mahatma Gandhi on the front and important Indian heritage monuments on the back, printed in both Hindi and English. क्लियर। इसके बारे में डिटेल और पढ़ना है हमें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनेगा चैप्टर का, वहां पर हम कवर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ नो वन एल्स कैन प्रिंट द मनी, बेटा हमने देखा था कौन इशू करता है इंडिया में इस मनी को, आरबीआई। नाउ आरबीआई के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन इस मनी को इशू नहीं कर सकता, वो इलीगल होता है, राइट। सो इट इज कंप्लीटली इलीगल फॉर एनी पर्सन, बैंक और ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द आरबीआई टू इशू द करेंसी। हमारे क्लियर? चलो, सो ये हम आ गए पेपर करेंसी पे, लेकिन अब हम ज्यादा क्या यूज करते हैं, अब हम यूज करते हैं यूपीआई, फोन, स्मार्टफोन्स, है ना। कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मार्केट पहुंच जाते हैं सिर्फ फोन के साथ, कौन कैरी करता है आजकल पैसे, है ना। चलो समझते हैं इसको। सो न्यू फॉर्म ऑफ मनी दैट इज द डिजिटल पेमेंट, ये बहुत कुछ आपको पता है इसके बारे में, सो फटाफट देखते हैं। सो विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मनी हैज मूव्ड बियॉन्ड जस्ट कॉइन्स एंड द पेपर मनी, वी आर मूविंग नाउ टू द डिजिटल मनी, राइट। सो डिजिटल मनी क्या है बेटा, मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है लेकिन वर्चुअली हो रहा है, हम उसको टच नहीं कर सकते। वो किसके थ्रू हो रहा है, स्मार्टफोन के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के वजह से हो रहा है, राइट। सो हैव ए लुक नाउ, व्हाट इज डिजिटल मनी, मनी दैट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किस फॉर्म में है ये, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, पेपर और कॉइन की फॉर्म में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। and it lives in the bank account, move through the devices and the internet, ठीक है। further now money moves instantly here, बेटा यहाँ पर seconds में काम होता है ना। so the here money movement is instant, all these methods directly transfer money from one person's bank account to the another, no coins, no notes are required, right. so more convenient basically. now many ways are there to pay digital, ये जो डिजिटल मनी है इसको हम कई तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, काफी सारे आपको पहले से पता भी होंगे। सो क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ये सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं ना, बस वही सारे ऑप्शन लिखने हैं, राइट। सो बेटा इसके बेसिस पे एक वर्ड आता है इनटेंजिबल एंड टेंजिबल मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये पता होना चाहिए। देखो टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल मनी, टेंजिबल वर्ड का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसको छुआ जा सके, उसको फील करा जा सके, राइट। सो टेंजिबल मनी क्या होगा, कॉइन्स एंड नोट्स, राइट। सो कॉइन्स, पेपर, नोट्स आर टेंजिबल, वी कैन टच एंड फील देम, while डिजिटल मनी दिस इज इनटेंजिबल फॉर्म ऑफ मनी। पता है कि बैंक भरा हुआ है लेकिन टच नहीं कर सकते, है ना, फील नहीं कर सकते। सो डिजिटल मनी इज इन द इंटेंजिबल फॉर्म, मीनिंग वी कैन नॉट टच इट और फील इट, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे, यहाँ पर आपको बताया हुआ है क्यूआर कोड के बारे में, हमने सुना होगा क्यूआर कोड हर एक के पास होता है आजकल, ये वेजिटेबल वेंडर इसके पास भी यहाँ पे रखा रहता है ना, क्यूआर कोड, इसको फोन से स्कैन करते हैं और सीधे पेमेंट हो जाता है। नाउ व्हाट इज दिस क्यूआर कोड, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सो क्यूआर कोड मतलब इट स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड फुल फॉर्म इज क्विक रिस्पॉन्स कोड, राइट। सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स, उसमें देखा होगा आपने छोटे छोटे ब्लैक व्हाइट अलग अलग शेप के स्क्वायर होते हैं, अलग अलग साइज के, नॉट शेप के, अलग अलग साइज के स्क्वायर्स होते हैं, विच आर रीडेबल बाय डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड क्यूआर स्कैनर्स ओनली, राइट। सो स्मार्टफोन से इसको स्कैन कर सकते हैं। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसीवर्स बैंक अकाउंट एंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। बेटा जो ये क्यूआर कोड है वो बहुत यूनिक होता है, सबके पास क्यूआर कोड है लेकिन सबका अलग अलग होगा। वाई, ये क्यूआर कोड को जैसे हम स्कैन करते हैं तो हमें क्या पता पड़ता है, जो रिसीवर है उसके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन वहां पर होती है, राइट। सो जैसे ही हम मनी ट्रांसफर करेंगे तो सीधे इनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? आगे देखो, हाउ क्यूआर कोड पेमेंट वर्क्स, कस्टमर सिंपली स्कैन द क्यूआर कोड विद देयर मोबाइल फोन्स एंड पे डिजिटली, द मनी गोज डायरेक्टली स्ट्रेट इनटू द वेंडर्स अकाउंट। इजी, सिंपल, देखो लाइफ कितनी इजी हो गई है। चलो नाउ बेटा बार्टर से मनी तक की जर्नी ये पूरी हमने कंप्लीट कर ली, हमने समझ ली, लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम है ये अभी भी वर्ल्ड में कहीं पर एग्जिस्ट करता है क्या? यस, इंडिया में ही कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, राइट। देखो फर्स्ट वन, बुक एक्सचेंज क्लब्स, कई सारे ऐसे क्लब्स हैं जहां पर बुक्स का एक्सचेंज होता है। अब कैसे होता है, मान लो मेरे पास कोई एक बुक है,
मान लो हैरी पॉटर पार्ट 2 है, राइट? अब मुझे दूसरा हैरी पॉटर का पार्ट चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू दिस क्लब एंड आई विल सर्च समवन जिसके पास पार्ट 3 हो, है ना, और मैं उसको एक्सचेंज कर सकूं। गॉट इट? नेक्स्ट वन, ओल्ड क्लॉथ फॉर न्यू यूटेंसिल। ये बहुत कॉमन है। इंडिया में होता क्या है, कई सारे वेंडर्स आते हैं, घर घर जाते हैं, वो उनके पास अच्छे नए बर्तन होते हैं, कुछ घर हाउस होल्ड यूटिलिटी वाले सामान होते हैं। उसके बाद वो घर जाके बोलते हैं आपके पास पुराने कपड़े तो हमें दे दो और उसके बदले हम आपको नए बर्तन दे देंगे, राइट? तो ऐसे में हुआ क्या, दोनों ही पार्टीज को फायदा हो गया। जो वेंडर है उसको कपड़े मिल गए जो कि उसको प्रोसेस करने हैं आगे जाके, एंड जो घर जिसके घर से आपका पुराना कपड़ा निकल रहा है उसके घर से पूरा क्लटर क्लियर हो गया ना, यस, और उसको नए बर्तन ही मिल गए। क्लियर? नेक्स्ट वन हियर, जूनबिल मेला इन असम। बेटा ये मेला लगता है असम में वंस इन अ ईयर और फॉर 3 days ये लगता है। इट्स अ सोशो कल्चर फेस्टिवल, ठीक है? जूनबिल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, जून का मतलब मून एंड बिल का मतलब वेटलैंड। और ये कोई नया नहीं है, ये बेटा ये 15th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। जो तिवा, कार्बी, खासी एंड जैंती ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उनके चीफ यहाँ पर जाके मिलते थे इस मेले में फॉर पॉलिटिकल डिस्कशन। लेकिन आजकल के टाइम पे टुडे बार्टरिंग स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग विद द रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, हैंडमेड गुड्स एक्सचेंज फॉर द राइस केक। सो बेटा वहाँ के लोगों के पास जो भी अपनी लोकल चीजें होती हैं उसी को वो बार्टरिंग के लिए यूज करते हैं फॉर एक्सचेंजिंग। क्लियर? सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बार्टरिंग, जूनबिल मेला इन असम, याद होना चाहिए। इसके अलावा बेटा स्किल एक्सचेंज भी तो होता है। मान लो एक कारपेंटर है ना, उसने फार्मर से बोला कि भाई हम आपके घर का फर्नीचर फिट कर देंगे, बना देंगे, आप हमारे खेत में आके हेल्प कर दो। सो स्किल एक्सचेंज ऑल्सो टेक्स प्लेस हियर विद द हेल्प ऑफ बार्टरिंग सिस्टम विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। ठीक है, चलो, so with this we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every part, but still having any doubt from this chapter or facing any difficulty, comment, I will revert back. ठीक है, see you soon for the question and answer of this chapter. Till then, take care and bye bye.